डाला जा रहा है। और यही बात मुस्लिम लीग ने की जब उन्होंने अपने राष्ट्र की कल्पना की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम से की, और हिंदू महासभा ने अपने राष्ट्रवाद की शुरुआत की अनादिकाल से, जिसके लिए उन्होंने एक रिसर्च कमेटी भी बनाई है और उसकी तरफ वो जा रहे हैं, और आरएसएस ने इसी बात को लेकर चला। तो इनमें एक तौर से जो फर्क है, वो उभरते वर्ग भारतीय राष्ट्रवाद के बनने में जो मूल्य आए वो है स्वतंत्रता के, समानता के, बंधुता के। और जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता के साथ आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप समान हैं। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, पारसी, जैन हो, आप समान हैं। जाति व्यवस्था नहीं चाहिए, सब समान है। और ये एक तरफ मूल्य आए, और दूसरी तरफ जो मूल्य आए, इनको मैं शॉर्ट में कहूंगा जन्म जात ऊंच नीच के मूल्य। और यहाँ इन दोनों में फर्क बताने के लिए दो व्यक्तियों को आपके सामने रखता हूँ। एक इस तरफ से उभरते वर्गों से भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जो समता के लिए आंदोलन करते हैं और उसी के चलते मनुस्मृति को जलाते हैं। मनुस्मृति को जलाते समय उन्होंने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। और वही बाबा साहब अम्बेडकर बाद में जाके भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। दूसरी तरफ से एक के सुदर्शन थे, आरएसएस के सरसंघ चालक। उन्होंने यही कहा कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर बना है और इसको हटाकर एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। अब आज तो खैर मामला और भी चला गया है आगे, संविधान को हटाने की बात भी नहीं की। बिना संविधान को हटाए संविधान के मूल्यों को हटाने की प्रैक्टिकल कोशिश क्या, वो प्रक्रिया समाज में शुरू है, पहली बात। दूसरी बात, हमें लगता है सांप्रदायिकता केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, भारत में मुसलमानों के खिलाफ है, क्रिश्चियंस के खिलाफ है। मेरी समझ है कि सांप्रदायिकता जो है वो उसके दो पैर हैं। एक पैर है धार्मिक अल्पसंख्यकों को विदेशी मानना, और दूसरा उसका पैर है स्त्री और दलित को दुय्यम दर्जे पे मानना। इसके लिए दो चीजें उन्होंने की, एक तो मुसलमानों को विदेशी कहा, क्रिश्चियंस को विदेशी कहा, नंबर एक, और दूसरी तरफ कहा कि हमारा प्राचीन काल गौरवमय था। प्राचीन काल गौरवमय था, तो प्राचीन काल के जो मूल्य हैं वो मनुस्मृति में दिए हैं मोटे तौर से। अच्छा, अब इसके चलते जहां तक स्त्री और दलित का सवाल है, ये मुद्दे ज्यादा दिखते नहीं है, पर मुझे लगता है ये मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो हमको ज्यादा दिखते हैं वो क्या दिखता है, मुस्लिम और क्रिश्चियन अत्याचार, जो अपने आप में बहुत निंदनीय, बहुत घृणित और बहुत दिल दहलाने वाले हैं। अभी अभी गंज बासोदा में एक क्रिश्चियन स्कूल पर हमला किया गया, और उस स्कूल में पढ़ने वाले 50% से ज्यादा विद्यार्थी हिंदू, 50% से ज्यादा शिक्षक हिंदू, काम करने वाले ज्यादातर हिंदू। तो खैर, ये जो नफरत फैलाई गई, एक तरफ से नफरत फैलाई गई मुस्लिम लीग द्वारा हिंदुओं के खिलाफ, इस आधार पे कि मुस्लिम तो राजा थे, अकबर बाबर, हम तो राजा थे, और ये हिंदू कौन है। और दूसरी तरफ से हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ कि ये विदेशी हैं, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे यहाँ जबरदस्ती से धर्मांतरण किया, 4 बीवियां, 20 बच्चे, आतंकवाद, लव जिहाद, कोरोना जिहाद, ये सब चीजें के आधार पे नफरत फैलाई। और यहाँ मैं एक 4 लेयर का मॉडल रखता हूँ, और मॉडल ऐसा है कि समाज में मिसकंसेप्शंस, गलत फहमियां मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। क्रिश्चियंस कन्वर्शन करते हैं, मुसलमान आतंकवादी हैं, बड़े परिवार हैं, हिंदुओं के से ज्यादा हो जाएंगे, या मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू खतरे में है। ये इस प्रकार का एक प्रकार से नफरत की चीज चलाई जाती है। एक, इसके आधार पर समाज में घृणा फैलती है, घृणा फैलाई जाती है, और घृणा के कारण ही दंगे करवाए जा सकते हैं। दंगे करवाने के कारण समाज में ध्रुवीकरण
और सांप्रदायिक पार्टी का मजबूत होना। इसको आप जरा ग्राफ देखिए, 1992 के बाद प्यार मोहब्बत की, आजादी के आंदोलन की, मूल्यों की, उस आधार पे समाज में एक समाज की चेतना पे काम करना, उसके आधार पे कार्यक्रम करना, शांति की बातों को गहराई से समाज में रुझाना और ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना जो समाज के प्रति समर्पित है और उनकी समझ उस आधार पे है जो एक प्रकार से आजादी के आंदोलन के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम उन कार्यकर्ताओं को ज्यादा तैयार नहीं कर सके जो इन मूल्यों को आत्मसात करके समाज में जहां भी काम करें इन मूल्यों को गहराई से ले जाएं। तो ये चुनौती जो है हमारे सामने, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती के लिए महत्वपूर्ण ये है कि जैसे सोशलिस्ट हों, कम्युनिस्ट हों, प्रगतिशील कांग्रेस वाले हों, हम सबके बीच में एक तीन लेयर पर मंच बनाने की जरूरत है। एक कम्युनिटी के लेवल पर, दूसरा सामाजिक आंदोलन के लेवल पर और तीसरा राजनीतिक लेवल पर। ये तीनों आधार पे एक जिसको कहते हैं लूज फेडरेशन, कोई किसी पे वर्चस्व नहीं दिखा रहा, पर हमारी जो प्रतिबद्धता है एक अच्छे समाज के लिए, न्यायपूर्ण समाज के लिए, और उसमें हमारा ये जो एक साझा समझ है कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय का जो मिला जुला स्वरूप है, हम सभी धर्मों के मूल्यों का आदर करते हैं, हम सभी क्षेत्रों के मूल्यों का आदर करते हैं, सभी अलग अलग एथनिसिटीज का आदर करते हैं। इस प्रकार से अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करें, साथ ही साथ ये कोशिश करें कि आने वाले चुनाव में हम इस पार्टी को फिर से सत्ता पर न आने दें। ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि जब ये सत्ता पे आते हैं तो उनका एजेंडा पूरा 100% ज्यादा मजबूत हो जाता है। सत्ता के पूरे लीवर्स उनके साथ आते हैं। वैसे जैसे डीप स्टेट की बात है उससे भी मैं सहमत हूँ कि बहुत सारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक प्रचारक ये हमारी व्यवस्था के अंदर भी घुसे हैं। वो पुलिस हो, नौकरशाही हो, न्याय व्यवस्था हो, उसके अंदर भी घुसे हो। तो ये संकट बहुत गहरा है और इसके लिए हम सब लोगों को प्रतिबद्धता से, मैं गणेश देवी जी की ज्यादातर बातों से सहमत हूँ, हमको एक साझा मंच बनाने की जरूरत है जिसमें हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर सांप्रदायिकता के इस खतरे का मुकाबला करें। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राम बुनियानी जी। ये बिल्कुल एक चिंता का विषय तो है ही और सभी संगठनों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विचारधारा सांप्रदायिकता के खिलाफ जो खड़े होते हैं सबको एकजुट होकर इस मसले पर आना पड़ेगा, क्योंकि अनुपम मुखर्जी जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो, अब आ रही है बात। ओके, थैंक यू जी। देखिए आज इसे ही एक तो न्यूज आया है अभी, बिपिन रावत जी का निधन हो गया। दिस इज अ वेरी माने सैड थिंग व्हिच हैपेंड दिस इवनिंग ओनली एंड वी प्रे टू हिज बेटर stay aboard and we just pay regard to his family and everybody all concerned. Acha, today this evening we are going to assess India's future in the face of communal politics. हमारा पहले जो दो आदमी बोले हैं, माने दो रेस्पेक्टेड स्पीकर जो बोले हैं, इनका साथ हम 98% सहमत हैं। 98%। एक दो जगह में हमको खाली डिसलाइक होता है, हमको नहीं मानना जा रहा है, but other things they explain very nice. अच्छा, what happened exactly? Yes, indeed, this is a potential injury in our national life. What they explained before me, it is a potential injury. Still,
I believe that such incoming or likely to come discomfort in the sense of integrity of the people of India as a nation will not do much harm. What I mean to say. In fact, to clear my perception before you, that in the past we see two categories of discomfort or injury as I see in our united social life. One part was developed by one section of so-called bad politicians, and other part was developed by typical religious entities. Sir, but both of them try to gain short-term profit, which either part gain to some extent. It's fact. It's fact. I do agree with them in all concepts except one or two areas. But while taking account of the past, my analysis goes to the existence of two great leaders of any discipline, of all disciplines. What I mean to say, they were Netaji Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi as well. In fact, those political leaders have not, those political leaders means of today's, of current time, have not taken any lesson from these two great leaders who accelerated our independence. Right, sir? In fact, what I mean to add here, that we have not gone through their teachings, we have not gone through what they have given us to understand in our social life, in our political life, every sphere. As a matter of fact, no one leader of present time know the history of Indian National Army or Gandhiji's solo movement against those low profile politics mixed with fake religion. To me, these religions, what they are practicing right now, right from shouting Hara Hara Mahadev to Allahu Akbar, all fake religion too, all appear fake. But these are making some disorder in our social life. That is true. Furthermore, in fact, all religions have the same tune. To me, it is felt by me. In fact, all religions have the same tune which reaches to God, whether by ringing bell. हम लोग का मंदिर में जो घंटा बाज जाता है, वो जो घंटा का दो आवाज निकलते हैं, वही सेम गॉड का पास पहुंचते हैं, और the delivering of azan of any group of people. So to me, these have the same tune, same length, same wavelength, same thinking, same delivery to reach to the God. And those guys of today, what they have explained, my regarded two speakers before me, I absolutely agree with them, or with both of them. Exactly, those guys of those leaders of today's NDA or whoever have not studied, have not felt any sense what they left for us, what history they have left for us to understand what sort of what I mean to say, what sort of sacrifice they put before us. We have not gone through all these things. So we are shouting, "Arey, हमको वोट दीजिए, हम तो ये दिखाता है, वो दिखाता है." So these are things happening. But to me, this is still weak. It will not make any harm in future unless we strongly believe what they have explained very nicely before me. Unless we stand side by side, we stand to think side by side, we stand to hold our hands side by side. So
unless we be united before them, so it will make some harassment, some discomfort in our future social life, political life, in everywhere. But this is the time. What they have explained, very nice, very nice. I pay regard to them once again. This is the right time when we can just rise. This is the right time when we can say, yes, we are united. No one can make us different in any sense, any idea. So that is the time what they have put before us is nice, and I do pray that everybody should learn what is the meaning of Vande Mataram. Everybody should deliver to idea to Vande Mataram. Vande Mataram also being shouted by those guys. those leaders of today who are shouting drama हम लोग का ही है, आप लोग का नहीं है. What nonsense idea they are criticizing. Ramchandra is also everybody. Ramchandra जो जो भी है, जो हिस्ट्री है, he is for everybody. He is not for me only. He is not for our side. So ये चीज हम लोग को समझाना है. This is the right time. What they have told is nice. I do pay respect to them once again. Sir, thank you for telling me the discussion, and I just want to hand over my microphone to others. थैंक यू. हाँ सॉरी, आ रही है आवाज? अब आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए. नमस्ते. अभी मैंने डॉक्टर राम पुनियानी जी को सुना, आप लोगों को सुना, तो जहां पर राम पुनियानी जी बोल रहे हों या डॉक्टर संदीप पांडे जी बोल रहे हों, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बढ़िया बात यहाँ पे रख पाऊंगा. पर हाँ, इतना जरूर कहूंगा, जैसे राम पुनियानी जी ने कहा था कि हम लोगों को ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहिए. तो कार्यकर्ताओं को तैयार करने की बात है. हम संदीप पांडे जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं. संदीप भाई लगातार सांप्रदायिकता से कैसे निपटा जाए, ऐसे यूथ को यूपी में और पूरे देश में तैयार कर रहे हैं. हम लगातार संदीप भाई के साथ इस काम में लगे हैं. और मैं समझता हूं कि जो अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, ये भी एक सांप्रदायिकता के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि इतने समय ये आंदोलन चला, इतने समय इनकी गतिविधियों को मुझे लगता है एक तरह से ब्रेक से रहा. तो जितना हम जो कुछ हमने संदीप भाई से सीखा है या पुनियानी जी की कार्यशाला हमने अटेंड की है, कि हम दलितों की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की मिटाने की, बेरोजगारी को मिटाने की हम बात करते हैं, जो बातें उठाते हैं, तो वो इस सांप्रदायिकता पे लगाम लगाने की का एक प्रयास है. क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो हमारा मेन मुद्दा जो है उस पे हम बात ना करके, ये लोग तो मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, या तरह तरह के इनके जो पुनियानी जी ने बताया था कि इनके कितने तरह के फन है, कितने तरह के मुंह है, कितने इन्होंने संगठन बना रखे हैं. ये तरह तरह की बातें करते हैं और हमें इन चीजों मेन मुद्दों से हटा के हमें उसमें लगाना, दूसरी चीजों में लगाना चाहते हैं. तो हम लोग तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से संदीप भाई के मार्गदर्शन में इस तरह का काम कर रहे हैं. लगातार किस तरह से सांप्रदायिकता की चुनौती से निपटा जाए, कैसे इसको सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त करके एक अच्छी राजनीति, जो समता मूलक समाज, बंधुता की बात, जो भगत सिंह जी का विचार था, सुभाष चंद्र जी को बोस का विचार है, महात्मा गांधी जी का विचार है, इस तरह के प्रयास को हम लगातार कर रहे हैं. और मैं और किसानों की जो बात, अभी इतना बड़ा आंदोलन चला, उसमें हम संदीप पांडे जी के मार्गदर्शन में लगातार किसान आंदोलन में एक्टिव रहे. हमने जगह जगह पंचायतें भी करी, बड़ी बड़ी पंचायतें भी करी, और गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे अकेले भी गए और संदीप भाई के साथ लगातार इसमें एक्टिव रहे. और मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं. जिंदाबाद. धन्यवाद. शुक्रिया प्रेम भाई. अब मैं